तो बच्चों हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। बेसिकली ये टॉपिक 9th क्लास में दिया गया है नंबर सिस्टम, बट अगर इस टॉपिक को अगर रिलेट किए करें आगे चलकर, अगर आप जेई की तैयारी करने जा रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, तो उसमें इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी हमें अभी जानना चाहिए। तो हमारी इस क्लास का मोटो ये है कि 9th में जो नंबर सिस्टम है उसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए ये कंसेप्ट जेई नीट से कैसे रिलेट होता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ लिखे हैं कि ये नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ है। सबसे पहला जो आप 11-12 में मैथ्स सीखने वाले हो, जितने भी मैथ्स का पार्ट पढ़ना है हमें, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और भी जो मैथ्स के पार्ट्स हैं, उसमें इस नंबर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। मतलब विदाउट नंबर सिस्टम आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका एप्लीकेशन है नंबर सिस्टम का मैथ्स में, वो कैलकुलस पार्ट में है। और आपको बता दें कि आगे चल के इंटायर फिजिक्स हमारा कैलकुलस पे ही डिपेंड करता है। कैलकुलस पार्ट शॉर्ट में हम बता दें कि कैलकुलस पार्ट डील्स क्या करता है मैथ्स में। कैलकुलस पार्ट जो भी हमारे नेचर में वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बीच जो भी रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बीच रिलेशन, उसका नेचर कैसे है, कोई वेरिएबल किसी पे डिपेंड हो रहा है तो उसका नेचर क्या है, ये सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है कैलकुलस। तो कैलकुलस पार्ट में नंबर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके विदाउट इस टॉपिक को हम नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद जो भी अलजेब्रा पार्ट है वहाँ पे इसका हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में कि इस टॉपिक को हम रिलेट कैसे करें 11-12 क्लास से, और जो भी टॉपिक्स है जो फिजिक्स में मैथ्स में यूज होता है नंबर सिस्टम, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी है क्या, और इसको नंबर सिस्टम में यूज कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली 9th के सिलेबस में दिया हुआ नहीं रहता है बट यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मिसकंसेप्शन है जो क्लियर करना है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। जैसे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर्स हैं, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये कोई नंबर है और हम लोग इसे नंबर जैसा ऑपरेट करते हैं, इसे नंबर जैसा हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इन्फिनिटी है क्या? इन्फिनिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू बहुत ही लार्ज होता है, एज फार एज पॉसिबल, जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका यूज हम कैसे करते हैं इन्फिनिटी का, जब कोई वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो वैल्यू को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटी का यूज करने वाले हैं। और एक बात कि ये नंबर जैसा ऑपरेट होगा नहीं, जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट नंबर का करते हैं वैसे हम इन्फिनिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो भी हम यहाँ पे एग्जांपल से देखने वाले हैं कि इसका एडिशन नंबर जैसा क्यों नहीं होता है और कैसे इसे ऑपरेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इन्फिनिटी का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे कोई नंबर इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, नंबर इंक्रीज करते जा रहा है और इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उस सेंस में हम इन्फिनिटी की यूज करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशंस है वो हम देखते हैं, इन्फिनिटी को हम यूज कैसे करें। जैसे अगर हम कोई भी इन्फिनिटी में कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो फाइनली इनफाइनाइट की ओर ही जाएगा। सपोज डैट आप एक ओशियन की बात करो, हम बोलें कि ओशियन में वाटर का अमाउंट कितना होता है, तो किसी भी एक ओशियन में वाटर का अमाउंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि उस वाटर का अमाउंट ओशियन में इनफाइनाइट है, मतलब इतना ज़्यादा है कि उसका मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। एक्चुअल यूज इन्फिनिटी का हमें ऐसे ही करना है, जिसका वैल्यू लार्ज हो और मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो अगर हम ओशियन में आप 1 लीटर वाटर ऐड कर दिए, तो जो ओशियन का वाटर का अमाउंट है फाइनली उसको हम इनफाइनाइट ही बोलेंगे। तो इसलिए
इन्फिनिटी में कोई भी कांस्टेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा। इन द सेम वे इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। बट अब यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। थर्ड पॉइंट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमें ऐसा लगता है कि ये वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग का जो हैबिट होता है कि 2 माइनस 2 हम लोग जीरो पुट करते हैं, 5 माइनस 5 जीरो होता है। तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो होता होगा, बट ऐसा नहीं है। अभी जस्ट हमने आपको बोला कि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, सो नंबर जैसा ऑपरेट यहाँ हम नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, ये बात ध्यान में रखना है। ऑपरेट कैसे करना वही हमें इस क्लास में सीखना है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जीरो नहीं लिखा जा सकता है। एक्चुअल में इस वैल्यू को हम बोलते हैं ये एक इंडिटर्मिनेट वैल्यू है, मतलब एक ऐसा वैल्यू है जो डिटरमाइन हो नहीं सकता है। अब मैथ्स में, खासकर मैथ्स में, उस वैल्यू को हम इंडिटर्मिनेट बोलते हैं जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो। फिक्स नहीं होने की वजह से वो वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाता है। अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि इसका वैल्यू फिक्स कैसे नहीं है और क्यों इसे हम इंडिटर्मिनेट बोलते हैं, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो अगर हम कहीं भी लिख रहे हैं मैथ्स में इंडिटर्मिनेट, इसका मतलब वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहे हैं। इसका दैट मीन्स उसके पास कोई एक अपना फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन है जो हो सकता है कि सर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और 1 होना चाहिए, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऐसा लग सकता है कि 5/5 का वैल्यू 1 होता है, 6/6 1 होता है, मतलब दो नंबर अगर सेम हैं और डिवीजन हो रहा है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ भी ये फेल हो जाता है। यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है 1 लिखना। यहाँ भी इसका वैल्यू हम इंडिटर्मिनेट बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वैल्यू को इंडिटर्मिनेट क्यों बोला जा रहा है। जैसे अभी जस्ट हमने बोला कि इन्फिनिटी का सेंस होता है इंक्रीज होना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर को हम इन्फिनिटी की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं इनफाइनाइटली, और डिनोमिनेटर को भी इनफाइनाइटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसके वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। न्यूमरेटर को हम 10 लिए और डिनोमिनेटर को 10 स्क्वायर लिया जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0.1 आएंगे। ठीक है। अगर हम ऐसा लिख दिए 10 स्क्वायर और 10 क्यूब, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है। अगर इसका न्यूमरेटर का बढ़ने का रेट और डिनोमिनेटर का बढ़ने का सेम रेट आ रहा है तो वैल्यू यहाँ फिक्स हो रहे हैं। लेकिन ठीक इसी मीनिंग को हम अलग तरीके से एनालाइज करें। जैसे आप देखिए, न्यूमरेटर यहाँ 10 है और ये 10 स्क्वायर है, ओके, नो डाउट 0.1 हो गया। लेकिन अगर न्यूमरेटर का इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा हो, ऐसा लिख दिए 10 का पावर 5 और यहाँ 10 क्यू हो गया, या 10 स्क्वायर 10 क्यू, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 100। मतलब वही स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने का सेंस जा रहा है। ऐसे ही आप 10 का पावर आप 5, 10 का पावर आप 100 लिख दीजिए और 10 का पावर आप इंक्रीज करते हुए 4 लिख दीजिए, तो ये 10 का पावर 96 आएगा और ये वैल्यू देख रहे हैं कि काफ़ी लार्ज होगा। डैट मीन्स इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज होने के रेट को चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी चेंज हो रहा है, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जो टर्म फिक्स वैल्यू मैथ्स में नहीं दे रहा है उसी को हम लोग इंडिटर्मिनेट बोलते हैं। दैट्स वाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, या ऐसा कोई भी टर्म हो जिसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आ पा रहा है, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि वो इंडिटर्मिनेट है। सो इस क्लास में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आगे 11-12 में यूटिलाइज करना पड़ता है। खासकर मैथ्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इन्फिनिटी का। इन शॉर्ट हम कोशिश किए कि रिलेट आगे कैसे होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये 3 पॉइंट काफ़ी यूजफुल है जो 9-10 में यूज होता है और आगे भी यूज करने हैं आपको। फर्स्ट, समथिंग बाय 0 प्लस, इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। समथिंग बाय 0 माइनस इन्फिनिटी,
और अगर समथिंग बाई एग्जैक्टली 0 है तो वो अनडिफाइंड है। आइए जानते हैं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। इस केस में क्या देख रहे हैं, समथिंग मीन्स यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1, 5, 6 कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। जैसे ही डिनोमिनेटर के वैल्यू, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 को टेंड्स करेगा, 0 के आसपास होगा, 0.1, 0.01 कुछ भी ऐसा। तो जैसे ही डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा तो जो उसका जो वैल्यू है वो इन्फानाइट की ओर अप्रोच करेगा। डैट मीन्स आप देखिए 1/0.1 लिखा जा रहा है तो ये 10 होगा। 0 प्लस का मतलब जो डिनोमिनेटर के वैल्यू हैं उसको आप 0 के काफ़ी क्लोज लेके जाइए। 1/0.01 ये क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा। 1/0. ये आपका 1000 आएगा। 1/ ऐसे ही आप क्या देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही डिनोमिनेटर के वैल्यू हम 0 के क्लोज लेके जा रहे हैं, ओवरऑल जो उसका वैल्यू है वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो 0 प्लस का मतलब 0 के काफ़ी क्लोज जाना, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंस हुआ, कितना भी क्लोज जा सकते हो आप। तो इसका जो वैल्यू है फाइनली हम लिखेंगे कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इन्फिनिटी का सेंस ये नहीं कि इन्फिनिटी का सेंस ये है कि जो वैल्यू है फाइनली वो इंक्रीज होते जाएगा और वो इनफाइनाइटली इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही 0 माइनस के लिए वैल्यू -इन्फिनिटी होगा। लेकिन इन द सेम वे अगर जैसे ही आप डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली 0 किए तो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 होने का मतलब इस वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा एक्चुअल, मतलब ये एक अनडिफाइंड वैल्यू माना जाता है क्योंकि इसका वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते हैं। 0 प्लस हुआ, 0 माइनस हुआ तो उसका मेजरमेंट होगा, उसका सेंस होगा कि वो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू फाइनली, या 0 माइनस है तो -इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही एग्जैक्टली 0 हुआ उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था इन्फिनिटी रिलेटेड एंड उसके प्रॉपर्टीज़ जो हम सबको नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आना चाहिए क्योंकि इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम नंबर्स पे आते हैं। बेसिकली 9th 10th में हमें नंबर, रियल नंबर की बात करनी होती है। उसी नंबर को हम एक्सटेंड कर दें तो उसका एक और टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उस पर डिस्कशन भी करने वाले हैं। और जो आप टाइप जानते हो रैशनल, इरेशनल, वो रियल नंबर के टाइप्स होते हैं। ये इसके सिंबल हैं क्यू डैश। नेक्स्ट वन, रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे। इंटीजर के पार्ट्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल, निगेटिव इंटीजर। और जो आप जानते हो प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सब पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में हमें बेसिकली जानना होता है रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आपको भी ये जानना है कि किसी भी निगेटिव नंबर का इवन रूट्स ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स, जो आगे चल के आपको डिस्कस करना है। जैसे अगर हम बोलें स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऑर्डर 2 है। इवन रूट्स मतलब ऑर्डर 2 होने चाहिए। 4th रूट ऑफ -6, 8th रूट ऑफ -3 etc। तो जिस भी रूट्स का ऑर्डर इवन है और यहाँ निगेटिव नंबर है तो वो नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी में आपके मन में ऐसे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑड आया तो क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑड है तो नंबर हमेशा रियल होते हैं। यहाँ आप पॉइंट लिख सकते हो, ऑड रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर ये हमेशा रियल होता है। मोटो ये है कि क्यूब रूट -1, इसका वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -1 आएगा जो कि रियल होता है। लेकिन ऐसे ही आप स्क्वायर रूट -1 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम लोग
कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको हम आगे चल के आयोटा से इंडिकेट करेंगे। और इस पे एक सिस्टम ही आपको आगे टॉपिक पढ़ना है 10th 11th 12th में, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अभी हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन से नंबर रियल हैं और कौन से नंबर कॉम्प्लेक्स है। ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी जाकर आप 11th 12th में टॉपिक अच्छे से सीख पाओगे। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ का है, नंबर के एप्लीकेशंस कहाँ का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स के टाइप्स जानना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, उसके एप्लीकेशंस क्या है, हमें उसे यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसी की बात करने जा रहे हैं हम। जैसे अभी आप देखें, रैशनल नंबर की बात करें तो आपको पता है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, इट इज रिपीटिंग, या तो ये नंबर रिपीटिंग होगा या क्या होगा, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ये नंबर या तो रिपीट होता है या टर्मिनेट होता है। टर्मिनेटिंग मतलब इंड होना, मतलब डिवीजन के बाद उसका वैल्यू फिक्स रहे, इंड हो जाए। जैसे आप देखें 10/3, इसका वैल्यू होता है 3 पॉइंट, तो ये नंबर क्या है आपका, रिपीटिंग पैटर्न बना रहे हैं, जिससे आप ऐसा भी लिख सकते हो 3.3 कंजुगेट। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखें 10/5 5, 10/2 5, तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो जो भी नंबर या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, वो नंबर रैशनल बोला जाता है। ठीक है, अगर इरेशनल की बात की जाए, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आपका ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना रिपीटिंग होगा। दीज नंबर्स आर व्हाट, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ऐसे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आप, √2, 1.414, आगे जो भी चलते जाएगा तो वो नंबर ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं। जितने भी नंबर रूट में आ रहे हैं वो सब का रूट फाइंड करने के बाद ऐसे ही नेचर आते हैं, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो बेसिकली नंबर्स के टाइप जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले ही बताया है। इसके एप्लीकेशन जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, जो 11th 12th में हमें काम आने वाला है, उस पर बात करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन ये है एलसीएम फाइंड करने में। अगर एलसीएम की बात करें तो फर्स्ट अगर आपसे हम पूछें कि बताइए आप एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा, तो आपका जवाब है, आंसर है 6 है। बट अगर वही पूछे कि एलसीएम ऑफ 2 and √3 क्या होगा, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं 2√3। यहीं पे मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। आप टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हो, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे ये 11 में इसका एप्लीकेशन है एलसीएम का। तो यहाँ नंबर 2 रैशनल आ रहा है और √3 कैसा है, इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जब आप इसका एलसीएम या मल्टीपल लिखोगे तो उसमें कोई नंबर्स कॉमन आएंगे नहीं। आप देख सकते हो 2 का मल्टीपल है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे बढ़ते जाएंगे। √3 का मल्टीपल √3 × 1, √3, 2√3। तो आप जो टॉपिक सीख रहे हो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 और √3 का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो, लिस्ट हो। तो आप देख सकते हो 2 के मल्टीपल में रैशनल वाले पार्ट आएंगे, √3 के मल्टीपल में इरेशनल वाले पार्ट आएंगे। तो उसमें से कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कॉमन मल्टीपल आए। इसलिए इसका आंसर फाइनल क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and √3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे जब भी हमें एप्लीकेशंस आए, नंबर्स का एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, तो उसका एलसीएम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अगर हम पूछें कि बताइए एलसीएम ऑफ 3 and पाई क्या होगा, तो इसका आंसर भी आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 3 आपका रैशनल नंबर है और पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। एक और बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है कि सर पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 तो रैशनल है और पाई इरेशनल माना जाता है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है
3.141592, जो भी ऐसा चलेगा आगे चलकर वो ना तो नंबर रिपीट होते हैं और ना टर्मिनेट होते हैं। ये नंबर्स इसकी वजह से ये नंबर इरेशनल बोला जाता है। अब हमें अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे वैल्यू से मैच करना है जिसका वैल्यू इसके नियरली इक्वल हो। तो 22/7 का वैल्यू इसके नियरली इक्वल आता है। तो ये 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। सो इस केस में आप बोल सकते हो कि पाई इरेशनल है लेकिन 22/7 रैशनल है। वैल्यू इसलिए लिया गया है ताकि हमें कैलकुलेशन में कन्वीनियंट हो। एक्चुअल वैल्यू इसका आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, 22/7 का वैल्यू 3.142857 और फिर से वही रिपीट पैटर्न बनेगा 142857, ऐसे रिपीट होंगे, मतलब ये पैटर्न रिपीटिंग बन रहा है। सो इसलिए इसके वैल्यू को इससे मैच करता हुआ लिया गया है कैलकुलेशन में यूज करने के लिए। सो आगे से पाई हमेशा इरेशनल है लेकिन 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब ये कि अगर हम ऐसा पूछें आपसे कि बताइए पाई माइनस 22/7 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन राइज किया जाए कि पाई माइनस 22/7 का वैल्यू क्या होगा, बच्चे यहाँ रॉन्ग क्या करते हैं, मिस्टेक्स क्या होता है, पाई का वैल्यू पुट कर दिए और वो 0 बोलते हैं। ये गलत है। पाई का एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। पाई का एक्चुअल वैल्यू है 3.141592 माइनस 3.142857, मतलब वैल्यू डिफर है, ये 0 के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है और जो टॉपिक सीखना है उसका एप्लीकेशन कैसा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।